लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मोनी को सपने में दामी दिखती है, जहाँ पर कि वो लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए जा रही थी और मोनी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन दामी नहीं रुकती तो मोनी उसके सर पर पत्थर मारकर उसे मार देती है। यहाँ पर अब वो डर के मारे उठ जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगी थी क्योंकि उसे हर तरफ दामी की ही आत्मा दिख रही थी। तभी वहाँ पर राही पहुँचती है और मोनी को चुप कराती है। उसे लग रहा था कि शायद वो आइलैंड वाले इंसिडेंट से अभी तक डर रही है। मोनी वहाँ पर डायरेक्ट बोलती है कि मैंने दामी को मारा है। राही उसे समझा रही थी कि ये सिर्फ एक सपना है, तुमने दामी को नहीं मारा, लेकिन मोनी बार बार दामी का ही नाम लिए जा रही थी तो इस पर अब राही को भी गुस्सा आ जाता है और वो उसे घर से बाहर फेंक देती है और मोनी से कहती है कि तुम्हें यहाँ लाने का सिर्फ एक रीज़न था, क्योंकि तुम मुझे मेरी तरह लगी, जो कि अपनी चीज़ को पाने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाती है। लेकिन शायद मैं तुम्हें लेकर गलत सोचती थी, तुम ऐसी बिल्कुल भी नहीं हो। तो मोनी बताती है कि मेरे पास्ट के बारे में किसी को पता है कि बच्चे को मैंने ही डिलीवर किया था। मुझे उस आइलैंड पर एक नोट भी मिला था, जिस पर राही को गुस्सा आ जाता है और वो मोनी को किक करके जोर से बोलती है कि तुम्हें मैंने पहले भी कहा था कि तुम्हारा कोई बच्चा नहीं हुआ। तो यहाँ पर मोनी कहती है कि मुझे लगता है कि दामी जिंदा है। राही चिल्लाती है कि दामी जिंदा नहीं है, इस बात को 5 साल हो चुके हैं। तो मोनी कहती है कि उसके अडॉप्टेड डैड तो जिंदा है ना, अगर वो हमारे सामने आ जाएंगे तब हम क्या करेंगे। तो वो बोलती है कि उन्हें मौत की सज़ा सुना दी है, वो हमारे सामने नहीं आ सकते। अब राही मोनी से परेशान हो चुकी थी, इसलिए गुस्से में कहती है कि अब हमारे बीच में कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है और ना ही कोई रिलेशन बचा है। फिर राही मोनी के मुंह पर फ़ोन देकर मारती है और कहती है कि बोल दो अपनी मॉम से कि तुम फिर से गरीब होना चाहती हो। इतना कहकर राही घर पर चली गई थी और मोनी अपनी मॉम से बात करती है। उसकी मॉम बोल तो नहीं सकती थी, इसलिए साइन लैंग्वेज में पूछने लगती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई। मोनी वहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं बताती और इमोशनल हो गई थी। फिर मोनी की मॉम उसे बताती है कि तुम्हारे भाइयों ने राही से और भी ज़्यादा रुपए लिए हैं। ये सुनते ही मोनी और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है और तेज चिल्लाने लगी थी। फिर अपने आप को थोड़ा काम करके बोलती है कि मैं इसे हार नहीं मान सकती, ये दामी का शराब ही सही, लेकिन विनर तो वही होता है जो कि इन सब से लड़कर आगे बढ़ जाता है। मैं इन सब से लड़ूंगी। वही हम राही को देखते हैं जो खिड़की से मोनी को ही देख रही थी और खुद को बोलती है कि ये दामी को मार ही नहीं सकती, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। इसके बाद हम टिकिटारा के CEO मैथ्यू को देखते हैं, जो कि उस आइलैंड पर बचे हुए लोगों की रीसेंट चैट्स पढ़ रहा था। उसके बाद वो अपने टेबल पर जाकर चाय पीने लगता है। वहाँ पर उसे कॉल आ रही थी राही की, लेकिन उसे इग्नोर करते हुए वो स्माइल कर रहा था। फिर सीन शिफ्ट करते हैं और हम राही को देखते हैं, जो कि मोनी के साथ थी और मोनी का मेकअप हो रहा था। तो राही वहाँ पर कहती है कि इसका ऐसा मेकअप करना जिससे कि ये दुखी लगे। फिर वो खुद उठकर मोनी के पास आई थी और उसे कान में जरा सा बोलती है कि हम दोनों का कमज़ोर पड़ना हम दोनों ही अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जिया वहाँ पर आई थी, जो कि राही की ही क्लासमेट थी, जो कि अब उसकी दोस्त से ज़्यादा उसकी एम्प्लॉय बन चुकी थी। फिर मोनी वहाँ पर कहती है कि मुझे जिया से अकेले में बात करनी है। फिर वो दोनों आपस में बात कर रहे थे और उनकी बातों से हमें पता लगता है कि मोनी जो सॉन्ग गाकर आज इतनी बड़ी स्टार बन चुकी थी, दरअसल वो सॉन्ग तो जिया ने ही लिखे थे। लेकिन जिया अब उन सॉन्ग्स को मोनी को देने से मना कर रही थी कि अब से मैं तुम्हें अपना कोई भी सॉन्ग नहीं दूंगी। जिस पर मोनी कहती है क्यों, मैंने जो तुम्हें रुपए दिए हैं वो कम पड़ गए हैं क्या। तो जिया बोलती है कि बात पैसों की नहीं है, लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं, मैं लोगों के साथ धोखा नहीं कर सकती। तुम तो अपने गाने लिखते तक नहीं हो, पिछले 10 गाने तुम्हारे जो हिट हुए हैं वो मैंने ही लिख कर तुम्हें दिए हैं। मोनी यहाँ पर उसका मजाक बनाते हुए कहती है कि वो हिट इसलिए नहीं हुए हैं कि वो तुमने लिखे हैं, वो इसलिए हिट हुए हैं क्योंकि उन सॉन्ग्स को मैंने गाया था। जिया कहती है कि तुम्हें मेरे लिए बुरा नहीं लगता। मोनी कहती है कि बुरा क्यों लगेगा, मैंने तुम्हें उन सॉन्ग्स के बदले इतने ज़्यादा रुपए दिए हैं, बल्कि एक अपार्टमेंट भी दिया है, तुम्हें तो मेरा थैंक्स करना चाहिए। फिर मोनी जिया के बैग से एक स्क्रिप्ट निकालती है और कहती है कि तुमने मुझसे छुपकर स्क्रिप्ट लिखना भी स्टार्ट कर दिया है, लेकिन एक बात जान लो, तुम कभी भी एक अच्छी एक्टर नहीं बन सकती। नेक्स्ट सीन में हम मोनी को देखते हैं, जो एक आदमी के फ्यूनरल पर आई हुई थी। दरअसल वो आदमी मोनी का ही फैन था, जो कि उस आइलैंड पर मर चुका था। तभी उस आदमी के कुछ रिलेटिव आकर मोनी को पीटने लग जाते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा पीटने लगे थे तो मोनी को गुस्सा आता है और वो उन्हें रुकने के लिए कहती है और यहाँ हमें पता लगता है कि वो तो एक्टिंग थी। दरअसल वो पूरा फ्यूनरल पहले ही प्लान था और वो सारे के सारे लोग भी हायर किए गए थे। वहाँ पर
चारों ओर उसकी गैंग उसकी वीडियो बना रही थी और यह आइडिया जिया ने ही दिया था ताकि मोनी की इमेज सुधर सके। और ऐसा होता भी है, वो वीडियो जल्दी ही वायरल हो जाती है। फिर हम राही को रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पर वो दोहयुग के साथ थी और वो दोहयुग को बताती है कि टिकिटारा कंपनी के CEO की पोस्ट के लिए एक आदमी को लिया गया है और वो उस आदमी का नाम था हैंगसुंग। वो उस आदमी के बारे में सारी डिटेल्स निकालने के लिए दोहयुग को कह रही थी। फिर हम जिया को देखते हैं जो कि अपने घर पर थी और उसी स्क्रिप्ट को पढ़ रही थी। फिर उसे वहाँ पर मोनी की बात याद आती है जहाँ वो उसने कहा था कि तुम कभी भी एक्टर नहीं बन सकती और वो डिमोटिवेट हो जाती है। तभी उसके फ़ोन में टिकिटारा ऐप से एक मैसेज आता है जो कि उसके फ़ैन का था। दरअसल वो फ़ैन और कोई नहीं मैथ्यू ही था, लेकिन जिया तो इस बात से अनजान थी। मैथ्यू उसे वहाँ पर इनकरेज करने लगता है कि तुम काफ़ी अच्छी एक्टर हो और मुझे तुम्हारी राइटिंग स्किल्स काफ़ी पसंद है। फिर हम जोगुन को देखते हैं जिसका कि इंटरव्यू लिया जा रहा था और वो वहाँ पर बताता है कि उस दिन आइलैंड पर जो भी हुआ वो योंगजू के कारण हुआ था। वहाँ पर वो ये भी बताता है कि योंगजू ने वहाँ पर सभी लोगों को ड्रग्स दे दिए थे। उसी नशे में उन लोगों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया और सबकी मौत हो गई। वहीं राही भी इस न्यूज़ को देख रही थी और वो जोगुन को देखकर पहचान लेती है कि यही तो ली हुई का केस भी संभाल रहा था, यानी कि तामी के अडॉप्टेड डैड का केस, और कहने लगी थी ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। फिर वो यहाँ से जिन्मो को कॉल लगाती है और पूछ रही थी क्या तुम कंफर्म हो कि ली जेल में ही है, वो आदमी ली है या फिर कोई और, तुम एक बार जाकर चेक कर लो। फिर वो उससे उसी यूट्यूबर के बारे में पूछने लगती है योंगजू। जिन्मो यहाँ पर राही से झूठ कह देते हैं कि नहीं मैं योंगजू को नहीं जानता था, जबकि हम जानते हैं कि जिन्मो ने ही तो उन यूट्यूबर्स को हायर किया था दामी की वो फेक न्यूज़ को वायरल करने के लिए। अगले ही सीन में हम जिन्मो को जेल में देखते हैं। वहाँ वो ली हुई से मिलने के लिए गया था, लेकिन वहाँ के गार्ड उसे ली से मिलने के लिए मना कर रहे थे क्योंकि वो बांग के लिए काम करते थे। लेकिन जिन्मो की वहाँ के एक वार्डन से बनती थी, इसलिए उसे जाने का मौका मिल जाता है। अब जैसे ही वो जेल के बाहर आया था, वहाँ पर गार्ड उसे फिर से बोल रहा था काफी सालों से ये किसी से मिला नहीं है और जलने के कारण इसका वोकल कोड भी खत्म हो गया था, तो ये बोल भी नहीं सकता। जिन्मो उसके बाल हटाने के लिए कह रहा था। फिर जिन्मो खुद ही अंदर आ जाता है और बांग के कुछ बाल लेने लगा था ताकि वो DNA टेस्ट से पता लगा सके कि वो ली है या फिर कोई और। लेकिन बांग भी काफी तेज थे, वो जिन्मो को धक्का देकर बाहर की तरफ फेंक देते हैं और चालाकी से उसके नाक पर बाइट कर देते हैं, जिसके कारण खून निकलने लग गया था। जिन्मो उनके बिना बाल ले ही वहाँ से भाग जाता है। तभी वो गार्ड जो कि बांग का वफादार था, वो वहाँ से गिताक को कॉल लगाकर बता देता है कि जिन्मो यहाँ पर आया हुआ था ये कंफर्म करने के लिए कि वो ली है या फिर कोई और। लेकिन बांग ने इस बार तो सिचुएशन को संभाल लिया। इसके बाद हम राही को देखते हैं जिसके पास जिन्मो की कॉल आई हुई थी और वो उसे बता रहा था कि वो ली ही है और हमें उससे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो पूरी तरह से पागल हो चुका है। फिर जैसे ही जिन्मो अपने कैबिन में जाता है, वहाँ पर गिताक पहले ही पहुंचा हुआ था। उसे देखकर जिन्मो डर गया था, लेकिन दिखाता नहीं है। गिताक उसके पास आया था। जिन्मो उसके मुंह पर पैसे देकर बोलता है कि तुम मेरा क्या ही बिगाड़ दोगे। गिताक फिर वहाँ पर आवाज देकर अपने आदमियों को बुला लेता है और जिन्मो को सोफा पर बिठा देता है और कहता है कि मैं दोबारा यहाँ पर अपनी कंपनी को वापस लेने के लिए आऊँगा। जैसे ही गिताक बाहर गया था, तब हमें पता लगता है कि जिन्मो तो वहाँ पर पूरी तरह से डर चुका था। गिताक वहाँ से सीधा मैथ्यू के पास आया था और उसे सारी बात बताता है। मैथ्यू बोलता है कि हमें बांग को वहाँ से निकालना होगा। मुझे तो यही डर लगा रहता है कि उन्हें वहाँ पर कोई हानि ना पहुँचा दे। फिर वो उन्हीं 7 लोगों की लिस्ट चेक कर रहे थे, जिसमें कि गिताक बोलता है कि पहले हमें जोगुन पर नजर रखनी होगी क्योंकि रूमर्स हैं कि वो जल्दी ही पुलिस कमिश्नर बन जाएगा, तब हमारे लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, इसलिए हमें पहले उस पर ध्यान देना होगा। वही मैथ्यू 3 लोगों का और जिक्र करता है, जिसमें से कि पहला डिजिटल क्राइम सेंटर का डायरेक्टर जो कि दामी को उस फेस्टिवल में लेकर गया था, दूसरा टैक्सी ड्राइवर जो कि मुझे उस फेस्टिवल में नशे की हालत में ले गया था, तीसरा वो लॉयर जिसने कि मेरे खिलाफ झूठी गवाही दे दी। और इन तीनों का जिक्र उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि ये तीनों ही दामी के मौत से रिलेटेड थे और इसमें से डिजिटल क्राइम सेंटर का डायरेक्टर और लॉयर तो 5 साल पहले अब्रॉड चला गया था, उनका तो कोई इन्फो ही नहीं था। फिर वो दोनों वहाँ पर डीप फेक ह्यूमन इमेज कंपोजिशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं क्योंकि जो वीडियो कल्चरल इवेंट पर दामी की रिकॉर्ड हुई थी जिसमें कि ली उसे गोली मार रहा था, वो वीडियो दरअसल फेक थी और उन दोनों को ही नहीं पता था कि वो वीडियो बनाने के पीछे किसका हाथ है। फिर गिताक वहाँ पर टिकिटाका के कुछ शेयर्स मैथ्यू को दे रहा था एज अ अवार्ड कि तुमने जेजू आइलैंड का प्रोजेक्ट सक्सेसफुली हैंडल किया।
मैथ्यू उसे लेने से मना करता है कि ये प्रोजेक्ट मेरा है, ये मेरी बेटी का केस है। यहीं हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जब ली और किताब दोनों जेल में थे तो ली दामी के केस से रिलेटेड ही सारी चीजें पढ़ता रहता था और कोडिंग की हेल्प से उसी ने ही टिकिटा का ऐप का इन्वेंशन भी किया था। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर किताब कह रहा था कि ये टिकिटा का तुम्हारा ही है, इसे बनाने के लिए पूरा दिमाग तुम्हारा ही लगा है, मैंने और चेयरमैन बांग ने तो तुम्हें रुपए में मदद करी थी। इस पर मैथ्यू कहता है कि मुझे इनकी परवाह नहीं है, मुझे बस अपनी बेटी के कातिलों को पकड़ना है, मुझे नहीं पता वो शैतान कहाँ छुप कर बैठा है। जेल में देखते हैं जहाँ पर बांग का आदमी मिस्टर वॉन आए हुए थे। बांग उन्हें कह रहे थे कि अब हमें ली को केक के बारे में बता देना चाहिए। मिस्टर वॉन कहते हैं कि अभी सही समय नहीं है, हमें अपनी पावर को और बढ़ाना होगा वरना रिवेंज शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। फिर हम मोनी को देखते हैं जिसका कि एक म्यूजिक रिकॉर्ड किया जा रहा था। म्यूजिक खत्म होने के बाद उसकी सभी तारीफ कर रहे थे। वहाँ पर राही भी पहुंची हुई थी। लगता है राही को भी नहीं पता था कि वो जिया के लिखे हुए गाने यूज करती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि अब मोनी एक ऑडिशन में एज अ जज बनकर आई हुई थी और उस ऑडिशन में वहाँ पर जिया भी पार्टिसिपेट करने वाली थी। जब मोनी को ये पता लगता है तो वो जिया को जानबूझकर अपनी ड्रेस लाने के लिए बोलती है और जिस दुकान पर वो ड्रेस थी वो दुकान काफ़ी दूर थी और उस ड्रेस की ज़रूरत मोनी को आज नहीं थी, लेकिन उसने ये जानबूझकर किया था ताकि जिया का ऑडिशन छूट जाए और वो परफॉर्मेंस ना दे पाए। तो जिया के पास कोई चारा नहीं बचता, वो ड्रेस लेने के लिए चाह ही रही थी कि उसे मैसेज आ जाता है मैथ्यू का और वो उसे ऑडिशन के लिए ऑल द बेस्ट विश कर रहा था। जिया उसे मैसेज में बताती है कि मैं पार्ट नहीं ले पाऊंगी। मैथ्यू उसे बोलता है कि ये तुम्हारा सपना है और किसी दूसरे के लिए तुम्हें अपने सपने को नहीं तोड़ना चाहिए। ऑडिशन स्टार्ट हो जाता है लेकिन जजेस का ध्यान तो मोनी पर था। वो उसकी लगातार तारीफ करे जा रहे थे कि हमें तो आपकी जैसी लड़की चाहिए जो कि गाना भी खुद गा सके और कंपोज भी खुद कर दे, तुम तो काफी टैलेंटेड हो। मोनी मनी मन खुश हो रही थी कि तभी हम देखते हैं कि जिया तो स्टेज पर पहुंच जाती है और मोनी को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सो फ्रेंड्स, हम इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं इस एपिसोड के सेकंड पार्ट में। टिल देन टेक ए गुड बाय।